हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से आपके एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो है पेपर का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होना है? अगस्त में। ठीक है। अब इतनी कम वैकेंसीज हैं और यहाँ पर क्या वैकेंसी जो पिछली बार जो एक आपने कटिंग देखी होगी पेपर की, उसमें बताया गया था कि इस विषय के इतने पद हैं। तो क्या इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा? इसके अलावा यदि यही आपका जो है पद रहते हैं तो किस तरीके से अब आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम्स का मंथ तो बता दिया गया है लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कई बच्चे इसी डाउट में हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब यदि आपका जो है एग्ज़ाम अगस्त में होना है तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, और क्या आपकी इसमें योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा वगैरह क्या होनी है, और यहाँ पर आपको कितने अंक लाना ज़रूरी है तब आप यहाँ पर सेफ जोन में रहेंगे। तो सारी चीज़ों पर एक एक करके यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी कल आपका जो है एक आदेश आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ पर बताया गया है कि जो एमपी टेट वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी थे उनकी जो है अगस्त के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है वो परीक्षाएं यहाँ पर मतलब निरस्त मानी जाएंगी, मतलब उन अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो निरस्त मानी जाएगी, ऐसा अभी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने अगस्त के बाद ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर खतरा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका बीएड डीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो अगस्त में आ चुका था। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे तो यहाँ पर कुछ गौर ही नहीं किया गया और यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया गया, खास करके सेकंड काउंसलिंग वालों को। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर योग्यता का भी ध्यान रखना है कि किस विषय से आप किस के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम अप्लाई कर देते हैं और यहाँ आपको एग्ज़ाम देने को भी मिल जाता है, लेकिन बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। क्योंकि अब आप सोचिए जिन्होंने अगस्त के बाद ज्वाइन किया है और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर आप बताइए कि कितना यहाँ पर दुख होगा कि 4-4 5-5 महीने हो गए हैं यहाँ पर जॉब करते हुए, बाकायदा सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं उनकी। अब यदि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ हटा दिया जाता है तो ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि यहाँ एमपी सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि जिस तरीके से अन्य राज्य में होल्ड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, उसी तरीके से यहाँ भी होल्ड करना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन के चलते इन्होंने ज्वाइन करवा दिया है। ठीक है। अब ये बीएड वाले जो हैं मतलब बीएड वालों के लिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। थोड़ी क्या, यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल रहता है तो फिर ये नियुक्ति निरस्त ही मानी जाएगी और यहाँ जो डीएड वाले अभ्यर्थी हो सकता है उनको यहाँ पर मौका दे दिया जाए। ठीक है। तो बाद तक यहाँ पर जो है आप सेफ नहीं रहते हैं, इसका मात्र कारण है सरकार की मनमानी। ठीक है। कुछ भी यहाँ पर चलता रहता है और ये एमपी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। अभी तो बस ये माना जाता था कि आप जो है आपने यहाँ एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, अब आपको यहाँ पर चिंता रहती थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं तो आप यहाँ ज्वाइन भी कर लेते हैं, और जब आपकी फ़र्स्ट पेमेंट आ जाती है तो फिर आप बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच जाते हैं कि अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो अभी भी यहाँ उनके सिर पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप सबसे पहले तो एग्ज़ाम जो होना है आपका एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम का, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबसे पहले रेडी करिए। उनमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। आपने देखा कितने सारे जो अभ्यर्थी हैं मतलब फर्जी चीज़ें लगा करके और यहाँ पर जॉब ले लेते हैं और बाद में पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको फिर लॉस हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं भले ही कितने ही इसमें घोटाले हो जाएं, लेकिन आपको अपने तौर पर अपने तरीके से बिल्कुल सही चीज़ें यहाँ पर करनी हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके जो पद हैं, खास करके आपके साइंस, सोशल साइंस, हिंदी को लेकर यहाँ बात करेंगे कि इसमें बहुत ही कम पद हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी है कि आप इतने कम पदों में भी सिलेक्ट हो पाएँ।
तो पद भले ही कम है, क्योंकि मान के चलिए आपके साइंस में 65 पद हैं, तो आपको 65 पद तो मिलने नहीं, आपको तो इन 65 में से एक पद की उम्मीद है, और यही एक पद आपको प्राप्त भी होगा। कब होगा? जब आपके पढ़ने की रणनीति बिल्कुल सही और सटीक होगी, तो आप यहाँ पर भले ही इतने कम पद हैं, आप यहाँ सेलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होते हैं, तो वहाँ पर लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन आप देखिए वहाँ पर मतलब जो आपका कंपटीशन रहता है वो आपको बता दें 50,000 बच्चों के बीच में ही मान करके चलना है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी अभी जो है डीएड बीएड किया हुआ होता और डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। वो सोचते हैं हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा, तो किस तरीके से, मतलब वो केवल समझना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपने वर्ग 3 का भी दिया होगा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने वर्ग 1 का भी दिया होगा, वर्ग 2 का पिछली बार दिया होगा, ठीक है। अभी आपने पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाई की है। कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेट एग्जाम्स होते हैं उनका जो सिलेबस होता है एक दूसरे से मेल जोल ज़रूर खाता है। क्योंकि यहाँ पर आप चाहे अदर टेट की तैयारी कर रहे हों या एमपी टेट की, लगभग लगभग इनका जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है। जैसे आपका मेन सब्जेक्ट मान के चलिए, जैसे साइंस है, ठीक है। तो साइंस जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आना है, सुपरवाइज़र की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपका साइंस आना है। तो टॉपिक तो भाई यही रहने हैं, ठीक है, कोई टॉपिक तो चेंज होंगे नहीं। तो ये जब आपकी पकड़ अपने सब्जेक्ट पर अच्छी बन जाती है तो फिर आप उसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और फिर आपके लिए ज़रूरत होती है, जैसे आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट है आपका या कोई अन्य सब्जेक्ट है, तो आपने पात्रता परीक्षा में अच्छे अंक भी आप यहाँ पर लाए हुए हैं। तो अब आपकी जो तैयारी है पात्रता परीक्षा तक आपकी 50% मान करके चलिए कि वहीं से आपकी तैयारी हो चुकी थी। अब आपको यहाँ पर रेगुलरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना समय आप अभी एग्ज़ाम्स जो नज़दीक हैं जब दे रहे हैं इतना आपको रेगुलर देना चाहिए, नहीं। आपकी कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी जैसे पात्रता परीक्षा यहाँ क्लियर हो गई थी, फिर आपको कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि फिर वो पढ़ाई बंद ही कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं और अदर मार्ग पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पात्रता परीक्षा के बाद से ही जो टॉपिक उनको पात्रता परीक्षा में ऐसा देखने को मिल गया जो वो क्वेश्चन वहाँ के नहीं लगा पाए थे या कुछ उनको जटिल लगा, तो उन क्वेश्चनों को यहाँ पर वो निकालेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, अदर टेट के क्वेश्चन पेपर निकालेंगे और क्वेश्चन को वहाँ देखते हैं कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है, और उस पर वो थोड़ा सा समय देते हैं और उन टॉपिक को वो अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो एक अपने आप में बहुत अच्छा तरीका होता है अदर स्टूडेंट से मतलब अलग तैयारी करने का। क्योंकि जब इस तरीके से कोई तैयारी करता है और कंटिन्यू उसकी ये तैयारी जारी रहती है तो वो हर एक टॉपिक को इतना अच्छा कर जाता है कि फिर आप उसका स्कोर एक अलग ही देखेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है तैयारी करने का। अब जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा देने के बाद अच्छा स्कोर भी आया और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, और अब जब आपका मेंस एग्ज़ाम होना है और जब यहाँ पर आपको मंथ पता चल गया कि कब यहाँ एग्ज़ाम होगा, फिर आप पुनः से तैयारी करेंगे तो क्या होता, भले ही आपकी तैयारी पहले अच्छी हो चुकी थी, आप जब यहाँ स्टार्ट करेंगे तैयारी को तो पुनः जीरो से तैयारी करनी होती है, और ये फिर बहुत ज़्यादा समय आपका खा जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप पुनः से किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पूरा समय उसको देना होगा, भले ही आपका वो क्लियर है लेकिन डाउट बनते हैं दिमाग में कि कहाँ पर क्या सही था क्या पढ़ा था, ठीक है। तो फिर से आपको पूरा समय देना होता है, रिवीजन करना होता है। लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी में लगे हुए हैं वो यहाँ पर मतलब उस टॉपिक को तो कई बार कवर कर चुके होते हैं, ठीक है। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे आपने किसी टॉपिक को कवर कर लिया है तो आपको पुनः से उस पर समय देना है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक कवर कर लिया आगे आगे बढ़ते गए और पीछे का सब भूल गए, ऐसा नहीं करना है। आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि अभ्यास करने से ही चीज़ें लंबे समय तक हमारे दिमाग के अंदर रहती हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है आपका, और यही सबसे अच्छी रणनीति कह सकते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो अपने मेन सब्जेक्ट जिसका भी जो भी है उस पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। बस आपको यहाँ पर
थोड़ा सा अतिरिक्त समय देकर चीज़ों को अच्छे से समझना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो अगस्त में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है लगभग 1.5 महीने का है या 1 महीने पहले आ जाता है। 2 महीने भी यहाँ हम मान सकते हैं, जैसे जून में ही आ गया, फर्स्ट वीक में ही आ गया जून के, तो फिर आप सोचिए जून से जुलाई और अगस्त, बस आपके पास 2 महीने का समय बचेगा तैयारी करने के लिए। क्योंकि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो ठीक है, ठीक है, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो चुकी है। यहाँ पर दिक्कत उनके साथ होगी जो अभी इस पर टिके हुए हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद, सिलेबस देखने के बाद से तैयारी करेंगे, तो फिर 2 मंथ में आप सोचिए कितनी तैयारी कर पाएंगे। आप पूरा सिलेबस ही अच्छे से समझ पाएंगे और बस आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो आपका मध्य अगस्त तक हो सकता, 15 अगस्त के बाद ही आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है एग्ज़ाम होने की। ठीक है, तो यहाँ पर आप का जो नोटिफिकेशन है 2 महीने पहले आएगा, वहाँ आपको आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा और सारी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो होती है या सारी चीज़ें आप वहाँ पर नियम रूल्स वगैरह देख पाएंगे कि कितनी आयु सीमा है, किस वर्ग के लिए क्या योग्यता रहेगी। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपकी जो है योग्यता वही रहने वाली है। यहाँ पर आपके जो है बीएड डीएड दोनों अभ्यर्थी यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए क्या हो गया है, वहाँ बीएड अप्लाई नहीं कर पाएगा और आपके जो वर्ग 1 होता है उसमें डीएड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नियम आपका हाई कोर्ट से जारी हो चुका है। अब यहाँ कितने नंबर का लक्ष्य रहना चाहिए आपका, तब आप सिलेक्टेड हो पाएंगे यहाँ पर। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो टोटल 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होना है और 100 अंक का ही आपका मेन सब्जेक्ट पूछा जाना है। तो आपको मेन सब्जेक्ट पर इतनी पकड़ बनानी है कि आप यहाँ पर एक लक्ष्य मान करके चलें कि 90+ स्कोर आपको करना है। इतने कम पद हैं तो ये तो आपको लक्ष्य मानना ही चाहिए, और जब आप इतना लक्ष्य लेकर के चलेंगे तब आप कहीं जा कर के 85+ कर पाएंगे और आप यहाँ बिल्कुल सिलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको डगमगाने के रोल पर नहीं रहना है, क्योंकि जब 75 76 इतना स्कोर करते हैं तो बाद में मतलब यही एक डाउट बना रहता, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, इतने पर लिस्ट आ गई है मेरिट, ठीक है, फिर सेकंड काउंसलिंग में नाम आएगा या नहीं आएगा, ये सारे डाउट बने रहते हैं। तो आपको बढ़कर ही स्कोर लाना है ताकि आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही सिलेक्ट हो पाएँ और कोई यहाँ पर डाउट ना बने। और एक बात और बता दें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सुधार के रखिए, बिल्कुल सही रखिए, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, और यदि आपकी थोड़ी सी गलती निकलती है तो वहाँ पर आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। क्योंकि इतनी मेहनतों के बाद में यहाँ पर जो है तैयारी करने के बाद में यहाँ पर एक पोस्ट मिलती है और वही हाथ से निकल जाती है, तो इससे बड़ा दुख और हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद यहाँ वैकेंसीज देखने को मिलती हैं और इतने कम वैकेंसीज आती हैं, और जब इस तरीके से कोई गलती हो जाती है तो बहुत ही यहाँ पर आपका ही लॉस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तैयारी के लिए अधिक से अधिक आप समय दीजिए। और जो अभ्यर्थी साइंस वाले हैं तो साइंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस भी चल रही हैं, बायोलॉजी की क्लासेस और केमिस्ट्री की भी स्टार्ट कर दी हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा एनसीईआरटी के साथ साथ अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आपके पास में लगभग 4 से 4.5 महीने का समय है। अभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ तैयारी करिए, आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। ठीक है, यदि आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।